नमस्कार साथियों, दोस्तों। अपन के जो शिक्षण विधियाँ चल रही थी, सामाजिक शिक्षण विधियाँ, आज अपन टॉपिक लेंगे सतत समग्र मूल्यांकन। 2-3 टॉपिक बच्चे आपके हो जाएगा लगभग 1 घंटे में कवर। सतत समग्र मूल्यांकन का पहले सबसे देख लें अर्थ क्या होता है। वर्तमान मूल्यांकन व्यवस्था में बालक के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए उसके लिए सतत समग्र मूल्यांकन को अपनाया जाता है, जिसमें बालक के लिए की गई व्यवस्था में सीखना एवं परीक्षा के साथ साथ चलने से उसमें परीक्षा का भय नहीं रहता है, बल्कि उसका उत्तम विकास की दिशा में और परिवर्तन अधिगम होता रहता है। उसे क्या कहते हैं? सतत मूल्यांकन कहते हैं। लगातार चलने वाला मूल्यांकन है, वो क्या कहलाता है? सतत मूल्यांकन कहलाता है। इस मूल्यांकन प्रणाली में केवल शैक्षिक परिवर्तन को ही सम्मिलित नहीं करते हैं, बल्कि उसके शैक्षिक विकास को भी परखा जांचा जाता है, अर्थात उसकी सभी पक्षों की जांच की जाती है। सभी पक्षों की जांच किसमें की जाती है? तो सतत समग्र मूल्यांकन में की जाती है। नंबर 1 बात देखते हैं अपन इसकी। शैक्षिक क्षेत्र, बालक का अकादमिक परीक्षण करना। सहशैक्षिक देखो क्षेत्र में जीवन कौशल, मनोवृत्ति, अभिवृत्ति आदि, ये उदाहरण याद रखना भाई, ठीक है ना। और उसके बाद में सहशैक्षणिक क्षेत्र देखो, सहशैक्षणिक कौन कौन? साहित्य, शारीरिक एवं स्वास्थ्य, ICT की योग्यता और सृजनात्मक आदि। इसमें ज़्यादा उदाहरण पूछते हैं कि सहशैक्षणिक में कौन सा शामिल है, कौन सा शामिल नहीं है, सहशैक्षणिक में कौन सा शामिल है, कौन सा शामिल नहीं है। अब मित्रों, सतत समग्र मूल्यांकन 2 प्रकार का होता है। सतत समग्र मूल्यांकन के परीक्षण कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। एक FA, दूसरा SA, फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसको हिंदी में कहते हैं निर्माणात्मक परीक्षण। एक आपका समेटिव असेसमेंट, जिसे कहते हैं योगात्मक परीक्षण। तो FA ऐसे याद रख लेना, काम चल जाएगा दोस्तों। अब देखो FA क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट मौखिक प्रकार। यहाँ पे देखो मौखिक प्रकार के परीक्षण, जिसमें बालकों को दिए जाने वाले कार्य के प्रदर्शन का आधार मानकर विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन करना। जैसे क्या? मौखिक, यहाँ पे ध्यान रखना मौखिक। और एक सत्र में 4 बार आयोजन होता है। फॉर्मेटिव आप 4 याद रख लो, 4 का मतलब 4। एक सत्र में कितनी बार आयोजन होता है फॉर्मेटिव का? तो आपको याद रखना 4। और प्रत्येक 10 अंक का होता है भाई, प्रत्येक 10 अंक का, यानी 10 × 4 कितने अंक हो गए? 40 अंक हो गए। तो आपको फॉर्मेटिव इतना याद रखना है कि एक वर्ष में कितनी बार आयोजन होता है? 4 बार। वो प्रत्येक होता है वो 10 अंक का होता है। कुल कितने अंक का हो गया? 40 अंक का। अब ऐसे समेटिव असेसमेंट यानी योगात्मक परीक्षण, यानी योगात्मक परीक्षण में देखो क्या क्या चीज़ें हैं। ये परीक्षण लिखित प्रकार का है, या ध्यान में लिखित। तो फॉर्मेटिव आपको याद है मौखिक, लेकिन ये क्या है? लिखित प्रकार का। ये विद्यालय स्तर पर आयोजित होता है, परंतु इसमें प्रश्न पत्र जांच कार्य किसी बोर्ड या विभाग का हस्तक्षेप रहता है, यानी बोर्ड के द्वारा ये एग्ज़ाम करवाया जाता है। लिखित एग्जाम है भाई। इन परीक्षण में प्रत्येक अगले परीक्षण के लिए विगत विषय वस्तु को नहीं परखा जाता। वर्तमान में ऐसे होते हैं जिनमें प्रत्येक के लिए 20 अंक, यानी वर्तमान ऐसे कितने होते हैं? 3 होते हैं मित्रों। कितने होते हैं? 3। और जिनमें प्रत्येक के लिए 20 अंक यानी 60 अंक, वो 40 है। इसमें कितने अंक हैं? 60 अंक निर्धारित कर दिए गए, यानी 20 × 3। प्रत्येक वर्ष में कितनी बार होता है? 3 बार होता है मित्रों, ये ध्यान रखना। और फॉर्मेटिव कितनी बार होता है? 4 बार। तो वो तो आपके 40 नंबर, और ये 3 बार होता है, यानी 20 नंबर के 3 बार, यानी 60 नंबर। तो कुल कितने नंबर हो गए? दोनों में 100 नंबर, 100% हो गया ना। वर्तमान समय में सतत मूल्यांकन में अंक व्यवस्था के स्थान में ग्रेडिंग की व्यवस्था कर दी गई है। वेरी मोस्ट ग्रेडिंग देखो कितनी ग्रेडिंग है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्रेडिंग है। देखो ये कितनी ग्रेडिंग है? 9 ग्रेडिंग। अब आपको याद क्या रखना है
कि अंक है आपके पास, यानी 91 से लेके जो 100 के बीच में जो अंक लेकर आता है उसको कौन से ग्रेड दी जाती है, A1 दी जाती है। कौन सा संकेत है ये, यानी 10, यानी 91 से 100 नंबर आएंगे, उसका संकेत कौन सा होगा 10। 91 81 ले 90 तक उसको कौन सा ग्रेड दी जाएगी, A2, संकेत कौन सा होगा इसका 9। अपन के गुरुजी विद्यालय में नंबर देते थे, यानी 81 82 नंबर, तो कितने मानते थे, यानी 90%। और उसके बाद में 81 B1, लेकिन संकेत कौन सा 8। उसके बाद में 4 नंबर की रेटिंग देखें अपन है 61 70 B2, संकेत कौन सा है 7। उसके बाद में 51 से 60, लेकिन ग्रेड कौन सी है C1 है, लेकिन संकेत कौन सा है 6। ग्रेड इधर कर लेना, संकेत इधर कर लेना। और 41 से लेके 50 तक संकेत है 5, लेकिन कौन सी ग्रेड है C2। उसके बाद में है आपका यहाँ पे याद रखना आप है कि 33 से 40 तक, और यहाँ पे संकेत कौन सा 4, लेकिन ग्रेडिंग कौन सी है D। और उसके बाद में मित्रों 21 से 32 तक संकेत कोई सा भी नहीं है, याद रखना वो संकेत को संकेत है आपका 4 से लेकर 10 तक, ऊपर से शुरू होना है 10 9 8 7 6 5 4। इसमें आपका ग्रेडिंग है E1, और 20 से जो नंबर कम लेते हैं उसका है E2। तो A1 A2 B1 B2 C1 C2, लेकिन मित्रों D एंड D वो ना 1 है ना 2 है, सिर्फ D है, ये याद रखना आपको। E1 E2 91 से 90 81 से 90 याद रख लेना। अब मित्रों देखो वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र में तथा CBS में माध्यमिक स्तर पर ये लागू होता है। मित्रों सतत समग्र मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, बालक का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए शैक्षिक सहशैक्षिक एवं सहशैक्षिक पक्षों की जांच की जाती है। बालकों में व्यापक परीक्षाओं के भेद से मुक्त कराना होता है। इसमें सीखने के साथ साथ परीक्षण ताकि कमजोरी रहने पर तत्काल उपचारात्मक शिक्षण कार्य दिया जाए। और नंबर 4 देखो, बालकों के सृजनात्मक साहित्य कलात्मक कौशलात्मक मनोवर्ती अभिवर्ती से संबंधित पक्षों को मजबूती प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य है। मित्रों तो ये आपका हो गया सतत मूल्यांकन। अब मित्रों अपन लेते हैं अगला, नील पत्थर किसे कहते हैं। तो नील पत्थर देखो, किसी भी परीक्षा मूल्यांकन से पूर्व एक शिक्षक को नील पत्थर या ब्लूप्रिंट बनाना होता है, जिससे कि आदर्श प्रश्न पत्र का निर्माण किया जा सके। अर्थात प्रश्न पत्र का निर्माण से पूर्व उसके लिए किए गए जो खाका रूपरेखा ढांचा चित्रित जो बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, नील पत्थर कहते हैं। अगर दोस्तों कोई मकान बनाता है सबसे पहले उसका नक्शा तैयार किया जाता है। इसी तरह से अगर पहले पढ़ाना है तो सबसे पहले क्या किया तैयार जाता है, नील पत्र तैयार किया जाता है। अब मित्रों देखो, नील पत्र निर्माण के समय उद्देश्य के अनुसार अंक निर्धारण किया जाता है। इसमें नोट में देखो, मान लो हमें 7वीं कक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र बनाना है जिसका पूर्णांक क्या है 50, तो हम सारणी किस तरह से बनाएंगे। देखो उद्देश्य क्या क्या होगा, ज्ञानात्मक अवबोधात्मक क्रियात्मक कौशलात्मक। लेकिन इसमें निर्धारण अंक देखो 20 12 10 8, यानी पूरी अंक कितनी होगी 50 अंक हो गए। और अब 50 अंक में 20 निकालोगे 40%, 12 निकालोगे तो 24%, 10 का निकालोगे तो 20%, 8 का निकालोगे 16% पूरी कितनी होगी 100%। नंबर 2 देखो, प्रश्नों की प्रकृति के अनुसार संख्या निर्धारण करना। इसको कौन कौन से प्रश्न आएंगे वो तो आपके कौशल हो गए। ये तो उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण है। अब अपन देखने प्रश्नों के आधार पर नील पत्र बनाना। इसमें कौन कौन से प्रश्न आएंगे, बहुचयन आत्म प्रश्न, लघु अति लघुरात्मक प्रश्न, लघुरात्मक प्रश्न एवं निम्नात्मक प्रश्नों की संख्या एवं अंक भार का निर्धारण किया जाता है। ये प्रश्न देखो, बहुचयन आत्म प्रश्न देखो, कुल प्रश्न 8 हैं, प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का है, यानी कुल अंक कितने 8, और 100 में से निकालोगे 8 तो आपके 16%। अति लघुरात्मक प्रश्न है 6, प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक है तो कितने अंक हो गए 12, यानी 24%। लघुरात्मक प्रश्न है 4, प्रत्येक प्रश्न 4-4 नंबर के हैं तो कितने नंबर हो गए 16 नंबर 32%। और निम्नात्मक प्रश्न है 2, प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का, कुल अंक हो गए 14,
यानी 28%। इसमें प्रश्नों की संख्या मित्रों देखो 20 है, लेकिन कुल अंक कितने हो गए 50, कितना प्रतिशत 100%। ये अंक एकदम बराबर आना चाहिए मित्रों। अब है मित्रों विकल्प प्रश्न के लिए निर्धारण करना, ये भी एक बार देख लो, कोई ज़्यादा खास मोस्ट नहीं है। सभी विषयों में प्रश्न पत्र बनाया जाता है, तो उसके लिए विशेष रूप से विकल्पों को भी तय करना होता है, जिसमें विषय वस्तु की प्रकृति जो मूल रूप प्रश्न की हो के अनुसार ही उसके लिए विकल्प प्रश्न बनाना होता है। अब मित्रों एक बार देखो मूल प्रश्न कैसा होता है, 1857 की क्रांति के कारणों को स्पष्ट कीजिए अथवा 1857 क्रांति के परिणाम बताओ। ये हो गया आपके मूल प्रश्न। नंबर 4 है उत्तरमाला का निर्धारण करना। उत्तरमाला में देखो किस तरह से निर्धारण किया जाता है। वेदतापूर्ण एवं आदर्श मूल्यांकन के लिए सदैव प्रश्न पत्र का निर्माता को उत्तरमाला में तैयार करनी पड़ती है, जिससे कि उत्तर पुस्तिका जांच में कोई भेदभाव न हो पाए। और नंबर 1 पॉइंट देखो इसका, प्रश्न के लिए दिए गए उत्तर वेदतापूर्ण हो। पॉइंट 2 देखो, विभिन्न प्रकृति के लिखित उत्तर वाले प्रश्नों के लिए दिए गए उत्तरों की भाषा अत्यधिक सरल हो। और अन्य जानकारी भी देख लो नीलपत्र की। प्रश्न पत्र की जटिलता सामान्य बालकों की समझ को ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए और निर्धारित पाठ्यक्रम एवं योजना को ठीक प्रकार से पालना की जाए। नंबर 3 है मित्रों, शिक्षक को प्रश्न पत्र प्रत्येक पक्ष को ठीक तरह से जांच लेना चाहिए। तो मित्रों ये थे अपन के नीलपत्र। और मित्रों नेक्स्ट टॉपिक में अपन पढ़ेंगे उपचारात्मक शिक्षण। धन्यवाद दोस्तों।